जय हिंद साथियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बिहार पुलिस बिहार मद्य निषेध के लाइव प्रैक्टिस सेट में आप सभी का स्वागत है। और आज का जो हमारा प्रैक्टिस सेट होने वाला है वो 100 क्वेश्चन का होने वाला है। तो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिल्कुल एग्ज़ाम वाला प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पर रहेगा और आप मान के चलिए कि आज आपका एग्ज़ाम है और आप एग्ज़ाम हॉल में बैठे हुए हैं और ऐसे ही क्वेश्चन अगर पूछे तो आप कितना सही कर पाएंगे आज ही मालूम चल जाएगा। तो सभी लोग जुड़ जाएंगे, जितने भी बिहार पुलिस के अभ्यर्थी हैं, बिहार मद्य निषेध के अभ्यर्थी हैं, वो सभी लोग इस लाइव प्रैक्टिस सेट से जुड़ जाएंगे। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 7 मई को आपका एग्ज़ाम होने वाला है और एग्ज़ाम डेट नज़दीक है। 4,86,600 अभ्यर्थी बैठेंगे, यानी एक सीट पर 141 बच्चे से फाइट करना है। समझे कि नहीं? तो इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, तभी कुछ हो सकता है। तो उम्मीद है कि आप सभी इस लाइव प्रैक्टिस सेट से जुड़ गए होंगे। देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है कि वैदिक काल में किस जानवर को अग्रण्य माना गया है। 1 नंबर प्रश्न का सही जवाब बताएं कि वैदिक काल में किस जानवर को अग्रण्य माना गया है। तो देखिए, 1 का अगर आप ऑप्शन सी गाय बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। वैदिक काल में गाय को अग्रण्य माना गया है। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताएं 2 नंबर कि भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में परम पिता शब्द का सही विवरण निम्नलिखित में से कौन सा है। तो 2 का इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, परिपूर्णताएं जिनकी प्राप्ति से बोधिसत्व पथ प्रशस्त हुआ। तो 2 का भी ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अगर पूछे कि टोलमी फिलाडेल्फस जिसके साथ अशोक के राजनय संबंध थे, कहाँ का शासक था। आपको बताना है कि टोलमी फिलाडेल्फस जो था वह कहाँ का शासक था। तो ये आपका मिस्र का शासक था। अगला क्वेश्चन 4 नंबर आपको बताना है कि निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है। तो देख लीजिए, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है। तो अद्वैतवाद का प्रतिपादक रामानुजम थे, बिल्कुल सही जवाब है। विशिष्टाद्वैतवाद के प्रतिपादक शंकराचार्य थे। द्वैताद्वैतवाद का प्रतिपादक वल्लभाचार्य थे। लेकिन ये बिल्कुल सुमेलित है बताना है। तो ये सुमेलित नहीं है, ये सुमेलित नहीं है, ये सुमेलित नहीं है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। द्वैतवाद का जो प्रतिपादक है वह माधवाचार्य है। नेक्स्ट प्रश्न 5 का सही जवाब बता कि 16वीं शताब्दी में संपन्न महाभारत का फारसी अनुवाद कहलाता है। 5 का सही जवाब बता कि 16वीं शताब्दी में संपन्न महाभारत का फारसी अनुवाद क्या कहलाता है। तो 5 का सही जवाब बताएं। अगर आप ऑप्शन बी रजमनामा बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि 16वीं शताब्दी में संपन्न महाभारत का फारसी अनुवाद क्या कहलाता है। तो रजमनामा कहलाता है। तो 5 का ऑप्शन भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, 6 नंबर की किसकी समाधि के कारण नांदेड़ गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है। 6 का सही जवाब बताएं। देखिए, 100 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट है तो सभी लोग शेयर भी वीडियो को करते रहेंगे क्योंकि वीडियो लंबा होने वाला है। तो आप सभी शेयर करते रहें। और देखिए, धुंधला दिखाई दे रहा होगा तो वीडियो का क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा, पूरा साफ दिखाई देगा। तो 6 का सही जवाब बताएं कि किसकी समाधि के कारण नांदेड़ गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है। तो 6 का ऑप्शन डी गुरु गोविंद सिंह की बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन डी 6 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई किससे लिया था। 7 नंबर प्रश्न का सही जवाब बता कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई किससे लिया था। तो 7 का अगर आप ऑप्शन डी पुर्तगालियों से बताना है तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई किससे लिया था। तो पुर्तगालियों से लिया था। तो 7 का ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है कि लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सेवा के उद्देश्य से कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया था। तो 8 का ऑप्शन बी हो जाएगा, केसरी। केसरी के संपादक कौन थे। तो बाल गंगाधर तिलक थे। नेक्स्ट प्रश्न 9 नंबर बताइए कि जब रॉलेट एक्ट पारित हुआ उस समय भारत का वायसराय कौन था।
9 का सही सही जवाब बताए। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब रॉलेट एक्ट पारित हुआ था उस समय भारत का वायसराय कौन था। तो 9 का देख लीजिए लॉर्ड जेम्स फोर्ड। जब रॉलेट एक्ट 1919 में पारित हुआ था तो उस समय लॉर्ड जेम्स फोर्ड जो था वह भारत का वायसराय था। आगे देखिए 10 नंबर कि भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था। फटाफट 10 का सही सही जवाब बताएं कि भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था। तो भारत छोड़ो जो आंदोलन था 15 क्या हो जाएगा 10 का सही सही जवाब बताएं कि भारत छोड़ो आंदोलन कब हो गया था। देखिए कुछ लोग 9 अगस्त 1942 बता रहे हैं तो कुछ लोग 15 अगस्त 1942 बता रहे हैं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आप कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए कि भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था। आगे देखिए 11 नंबर की भारतीय मानक समय एवं ग्रीनविच मध्य समय में अंतर पाया जाता है। आपको बताना है। फटाफट सही जवाब बता कि भारतीय मानक समय एवं ग्रीनविच माध्य समय में अंतर पाया जाता है। तो देखिए 5.5 घंटा का डिफरेंट होता है। 5.5 घंटा का जो डिफरेंट है भारतीय मानक समय और ग्रीनविच समय में होता है। अगला प्रश्न देख लीजिए 12 नंबर कि भारत की निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली है। फटाफट 12 का सही सही जवाब बताएं कि भारत के निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली हुई है। तो 12 का अगर आप देख लीजिए सी बता रहे हैं अजंता, तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अजंता की जो पर्वत श्रेणी है वो केवल भारत ही एक ही राज्य में फैली हुई है, महाराष्ट्र में। तो ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए कि निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है। आपको बताना है कि निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है। तो देख लीजिए छत्तीसगढ़ मैदान बिल्कुल है। झारखंड में छोटा नागपुर पठार है, ये भी सही है। महाराष्ट्र में वृष्टि छाया प्रदेश, हाँ बिल्कुल सही है। लेकिन आंध्र प्रदेश में मलंड नहीं है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न का सही सही जवाब बताएं 14 नंबर कि तिब्बत में मानसरोवर झील के पास जिस नदी का स्रोत है वह कौन सी नदी है। 14 का सही सही जवाब आपको बताना है कि तिब्बत में मानसरोवर झील के पास जो नदी है उसका स्रोत क्या है। तो 14 का देख लीजिए। 14 का अगर आप ऑप्शन डी ब्रह्मपुत्र बता रहे हैं, सतलज बता रहे हैं, सिंधु बता रहे हैं, तो इसका सही जवाब उपयुक्त सभी हो जाएगा। देखिए तिब्बत में जो मानसरोवर झील के पास नदी का स्रोत है वो ब्रह्मपुत्र है, सतलज है और सिंधु है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी उपयुक्त सभी। आगे देखिए 15 नंबर कि भारतवर्ष में सर्वाधिक वर्षा किस क्षेत्र में होती है। क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो फटाफट छाप दीजिए कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। भारत में सर्वाधिक वर्षा किस क्षेत्र में होती है। तो देखिए 15 का अगर आप ऑप्शन है पश्चिमी घाट, हिमालय क्षेत्र तथा मेघालय बता रहे हैं, तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भारतवर्ष में सर्वाधिक वर्षा किस क्षेत्र में होती है। तो पश्चिमी घाट, हिमालय क्षेत्र तथा मेघालय में होती है। तो 15 का ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 16 नंबर कि इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल कहाँ है। 16 का सही सही जवाब बताइएगा। ये वेटिंग फॉर योर आंसर कि इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल है, तो ये आपका हरिके बैराज है। इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल कहाँ है, तो हरिके बैराज है। क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप याद रखिएगा। आगे देखिए निम्न में से एक भारतीय कृषि की विशेषता नहीं है। आपको बताना है कि निम्न में से कौन सी एक विशेषता जो है भारतीय कृषि की नहीं है। तो फटाफट बताइए कि निम्न में से कौन सी जो विशेषता है वो भारतीय कृषि की नहीं है। फटाफट बता। तो 17 का देख लीजिए। 17 का अगर आप ऑप्शन डी बड़े खेतों की प्रधानता बता रहे हैं, तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से एक भारतीय कृषि की विशेषता नहीं है, तो बड़े खेतों की प्रधानता है। आगे देखिए अगला प्रश्न है कि कौन सा मसाला भारत का काला सोना के रूप में जाना जाता है। कौन सा मसाला भारत का काला सोना के रूप में जाना जाता है, तो ये काली मिर्च होता है। आगे देखिए 19 नंबर की जादूगोरा किसके लिए प्रसिद्ध है। छाप दीजिए सही सही जवाब। 19 का सही सही जवाब छाप दीजिए कि जादूगोरा जो है किसके लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन पूछा जाता है तो जादूगोरा जो है यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है, तो 19 का ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर क्वेश्चन पूछे कि जादूगोरा किसके लिए प्रसिद्ध है, तो यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न देख लीजिए 20 नंबर कि भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ लगाया था। फटाफट 20 का सही सही जवाब बता
कि भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ लगाया गया था। तो 20 का अगर आप ऑप्शन बी सिंदरी बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भारत में जो पहला उर्वरक संयंत्र लगा था वो सिंदरी में लगा था। आगे देखिए, भारत के प्रथम परमाणु रिएक्टर का नाम क्या है। ये बिहार मध्य निषेध के एग्जाम में ऑलरेडी पूछा गया है कि भारत के प्रथम परमाणु रिएक्टर का नाम क्या है। तो ये अप्सरा है। अप्सरा जो है भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर का नाम है। आगे देखिए कि निम्नलिखित में कौन सा देश भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सीमा रहित सबसे बड़ा देश है। फटाफट सही जवाब बताइएगा कि निम्नलिखित में कौन सा देश भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सीमा रहित सबसे बड़ा देश है। तो 22 का अगर आप ऑप्शन सी जापान बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताएं। निम्न में से कौन सबसे अधिक ऊंचे स्थल पर बसा है। 23 का सही जवाब बताएं कि निम्न में से कौन सबसे अधिक ऊंचे स्थल पर बसा है। तो 23 का अगर आप ऑप्शन सी लहासा बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे देखिए 24 नंबर सूची 1 से सूची 2 में मिलान करना है। तो देख लीजिए, एक की ओर नदियाँ है और एक की ओर प्रवाहित होने वाला है। तो देख लीजिए, मिलान कीजिएगा तो क्या होगा। इसका ऑप्शन भी दिया गया है, इसका ऑप्शन भी दिया गया है। तो देख लीजिए, पहले मिला लीजिए। तो देखिए, लीना जो है वह आपका आर्कटिक सागर से संबंधित है। आमूर जो है ये प्रशांत महासागर से संबंधित है। टिग्रिस फारस से और माही जो है अरब सागर से संबंधित है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, 2 4 1 3। अगला प्रश्न देख लीजिए, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। फटाफट 25 का सही जवाब बताएं कि निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम के द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। तो 25 का अगर आप ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए 26 नंबर की संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किस नामों से किया गया है। तो देखिए, संविधान में हमारे राष्ट्र का जो उल्लेख है भारत तथा इंडिया के नामों से किया गया है। आगे देखिए, भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे, आपको बताना है 27 नंबर कि भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे। तो 27 का अगर आप ऑप्शन श्री बीबी गिरी थे अगर बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे, श्री बीबी गिरी थे। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताएं कि लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था। 28 का सही जवाब छाप दीजिए कि लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था। तो ये आपका 1952 में हुआ था। क्वेश्चन अगर पूछे कि लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था तो 1952 में हुआ था। तो 28 का अगर आप ऑप्शन बी बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न 29 नंबर बताइए कि संसद की अस्थायी समिति के सदस्यों को लोकसभा एवं राज्यसभा से किस अनुपात में लिया जाता है। 29 का सही जवाब छाप दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है कि संसद की अस्थायी समिति के सदस्यों को लोकसभा एवं राज्यसभा से किस अनुपात में लिया जाता है। तो 29 का देख लीजिए, 29 का अगर आप ऑप्शन ए बता रहे हैं क्रमशः 2 और 1 के अनुपात में तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। संसद की अस्थायी समिति के सदस्यों को लोकसभा एवं राज्यसभा से किस अनुपात में लिया जाता है। तो क्रमशः 2 और 1 के अनुपात में लिया जाता है। 30 नंबर प्रश्न का सही जवाब बताएं, किसी भारतीय राज्य के राज्यपाल से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। फटाफट बताइए कि गवर्नर के पक्ष में कौन सा कथन जो है सत्य नहीं है। तो देखिए, वह भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है। तो राज्यपाल बिल्कुल भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त होता है। वह 1 से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। वह 5 वर्षों तक पद पर रहता है। तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इस प्रश्न का ये गलत है। यदि संबंधित राज्यों की व्यवस्थापिक उसे पद से हटाए जाने का प्रस्ताव स्वीकार करती है तो वह पदावधि के पूर्व भी पद मुक्त किया जा सकता है। ये बिल्कुल गलत है। तो 30 का ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताएं कि राज्य वित्त आयोग है एक। फटाफट 32 का सही जवाब बताएं कि राज्य वित्त आयोग है। तो देखिए, राज्य वित्त आयोग जो होता है वो संवैधानिक संस्था होता है। राज्य वित्त आयोग एक प्रकार का संवैधानिक संस्था है। आगे देखिए, भारतीय जनता पार्टी के गठन के पश्चात इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे।
तो देखिए बीजेपी के जब गठन हुआ था उसके प्रथम अध्यक्ष जो थे वो कौन थे, तो वो आपका A.V. वाजपेयी थे। अटल बिहारी वाजपेयी जो थे इसके प्रथम अध्यक्ष थे। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताएं कि ग्राम सभा का अभिप्राय क्या है। ये पंचायत से संबंधित क्वेश्चन है, तो ग्राम सभा का अभिप्राय क्या है, फटाफट बताइए। तो देखिए ग्राम सभा का जो अभिप्राय है वह ग्राम स्तर के पंचायत क्षेत्र के निर्वाचक नामावली में पंजीकृत लोग, जो भी निर्वाचक नामावली में पंजीकृत लोग हैं वो ग्राम स्तर के पंचायत क्षेत्र के निर्वाचक हैं। ग्राम सभा का अभिप्राय यही है। आगे देखिए सुमेलित करना है, तो सुमेलित कीजिए फटाफट। 35 का देख लीजिए क्या हो जाएगा, तो 35 का ऑपरेशन चेकमेट। तो ऑपरेशन चेकमेट किससे संबंधित है, तो ये आपका श्रीलंका से संबंधित है। ऑपरेशन कैक्टस किससे संबंधित है, मालदीव से संबंधित है। ऑपरेशन ब्लू स्टार पंजाब से संबंधित है। और ऑपरेशन सिद्धार्थ बिहार से संबंधित है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। 36 का सही जवाब छाप दीजिए कि सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। तो 36 का सही जवाब क्या हो जाएगा, तो 36 का अगर आप ऑप्शन है शांति घाटी में बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है, तो शांति घाटी में पाई जाती है। आगे देखिए शक संवत का अंतिम राष्ट्रीय कैलेंडर माह क्या होता है, तो देखिए 37 का ऑप्शन सी फागुन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन थे, प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन थे, तो 38 का देख लीजिए ऑप्शन है गुलजारी लाल नंदा आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। अगर क्वेश्चन पूछे कि प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन थे, तो गुलजारी लाल नंदा थे। तो 38 का ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताएं कि किसी कंपनी के अंदर की जानकारी का पता लगाकर ट्रेंडिंग करना क्या कहलाता है। तो फटाफट बताइए कि किसी कंपनी के अंदर की जानकारी का पता लगाकर ट्रेंडिंग करना क्या कहलाता है, तो ये आपका इनसाइडर ट्रेंडिंग कहलाता है। इनसाइडर ट्रेंडिंग ये कहलाता है। आगे बताइए कि निम्नलिखित में कौन सा कार्यक्रम ग्रामीण भारत में गरीबी को दूर करने से हेतु संबंधित है। फटाफट बताइएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम ग्रामीण भारत में गरीबी दूर करने हेतु था। तो 40 का सही जवाब बताएं। तो देखिए 40 का अगर आप ट्राइसेम बता रहे हैं, NREP बता रहे हैं, IRDP बता रहे हैं, तो ये सभी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे देखिए 41 नंबर जो क्वेश्चन है मैथ का क्वेश्चन है, तो इसे सॉल्व कर लीजिएगा कि 10 वर्ष में A की उम्र 10 साल पहले के B की उम्र से दोगुना होगी। यदि A B से 9 साल छोटा है तो B की वर्तमान उम्र क्या होगी। 10 वर्ष में A की उम्र 10 साल पहले के B से दुगनी होगी। तो इसका 21 वर्ष हो जाएगा। बनाकर देख लीजिएगा, सही जवाब मालूम चल जाएगा। ये सभी मैथ के क्वेश्चन है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे आप लोग बना लीजिएगा। अगला प्रश्न 47 नंबर देखिए कि पृथ्वी के सबसे करीब स्थित मंडल है। 47 का सही जवाब बता कि पृथ्वी के सबसे करीब स्थित मंडल है। तो 47 का ऑप्शन है क्षोभ मंडल, सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए माइटोकॉन्ड्रिया का संबंध है। तो माइटोकॉन्ड्रिया का किससे संबंधित है, तो ये श्वसन से संबंधित है। क्वेश्चन पूछे कि माइटोकॉन्ड्रिया का किससे संबंध है, तो ये श्वसन से संबंध है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। E=mc² का प्रतिपादन किसने किया, तो सापेक्षता का सिद्धांत कहलाता है, जिसका प्रतिपादन अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा किया गया। तो 49 का ऑप्शन है करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए किसी वस्तु का भार अधिकतम होता है, तो किसी वस्तु का भार अधिकतम निर्वात में होता है। तो 50 का ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए आवेग माप है। 51 का फटाफट सही जवाब बताएं कि आवेग माप है। तो आवेग जो है द्रव्यमान का माप होता है। आवेग किसका माप होता है, द्रव्यमान का माप होता है। आगे देखिए 52 नंबर के किस रंग का तरंगदैर्घ्य कम होता है। तो 52 का देख लीजिए, अगर आप ऑप्शन है बैगनी बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। किस रंग का तरंगदैर्घ्य कम होता है, तो बैगनी रंग का कम होता है। आगे देखिए कॉको का अध्ययन क्या कहलाता है। तो कॉको का जो अध्ययन है उसे क्या कहा जाता है, माइकोलॉजी कहा जाता है। क्वेश्चन अगर पूछे आपके एग्जाम में कि कॉको का अध्ययन क्या कहलाता है, तो माइकोलॉजी कहलाता है। आगे देखिए हवा में ध्वनि का वेग कितना होता है, तो 332 मीटर पर सेकेंड होता है, सभी लोग जानते हैं। तो ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 55 नंबर की मस्तिष्क ज्वर जिस जीव के कारण होता है वह है।
आपको बताना है कि मस्तिष्क ज्वर जिस जीव के कारण होता है वह कौन सा जीव है। तो ये 55 का ऑप्शन भी जीवाणु है। मस्तिष्क ज्वर जिस जीव के कारण होता है वह जो है जीवाणु होता है। तो 55 का ऑप्शन भी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 56 का सही जवाब बताएं कि शुष्क सेल होता है। फटाफट बताएं कि शुष्क सेल होता है। तो 56 का देख लीजिए, 56 का ऑप्शन बी प्राथमिक सेल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। शुष्क सेल होता है तो शुष्क सेल जो होता है वो प्राथमिक सेल होता है। आगे देखिए, मनुष्य का सामान्य तापक्रम लगभग कितना होता है। तो मनुष्य का सामान्य जो तापक्रम होता है वह आपका 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट मनुष्य का सामान्य तापक्रम होता है। आगे देखिए, 58 नंबर की रडार का आविष्कारक कौन है। 58 का सही जवाब बताएं कि रडार का आविष्कारक कौन है। तो रडार के जो आविष्कारक है आप सभी जानते हैं अल्बर्ट टेलर हैं। अल्बर्ट टेलर जो है रडार के आविष्कारक हैं। तो अल्बर्ट टेलर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, 59 नंबर की होम्योपैथी चिकित्सा के जनक कौन थे। 59 का सही जवाब बताएं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको बताना है कि होम्योपैथिक चिकित्सा के जनक कौन है। तो ये 59 का जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका ऑप्शन हो जाएगा हनीमैन। अगर क्वेश्चन पूछे होम्योपैथिक चिकित्सा के जनक कौन है तो हनीमैन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, 60 नंबर कि एड्स में डी का क्या तात्पर्य है। तो एड्स में अगर एड्स का फुल फॉर्म मालूम है तो डी का मतलब होता है डिफिशियंसी। तो ऑप्शन सी 60 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, ग्राफ से संबंधित है तो इसे देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि डीएनए में उपलब्ध कौन सी अमीनो अम्ल नहीं बनता है। फटाफट बताइए कि डीएनए में उपलब्ध कौन सा यौगिक अमीनो अम्ल नहीं बनाता है। तो देखिए, ये जो टायरोसिन यौगिक होता है, टायरोसिन, ये अमीनो अम्ल नहीं बनाता है। ये डीएनए में उपलब्ध होता है लेकिन अमीनो अम्ल नहीं बनाता है। आगे देखिए, मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं। मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं। तो ये आपका 12 जोड़ा होता है। मनुष्य के शरीर में पसलियों का 12 जोड़ा होता है। आगे देखिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस शहर में 1774 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजना का शिलान्यास और लोकार्पण किया। तो 66 का सही जवाब देख लीजिए। इसका सही जवाब आपका वाराणसी हो जाएगा। आगे देखिए कि केंद्रीय खान मंत्री प्रहलाद जोशी ने किस शहर में खान औद्योगिक खनिजों पर 6ठे राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। तो 67 का सही जवाब बताएं। तो 67 का अगर आप ऑप्शन सी दिल्ली बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है दिल्ली। आगे देखिए कि नीति आयोग के इंडिया इनोवेशन इंडेक्स, ध्यान से पढ़िएगा, नीति आयोग के इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 में कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा। तो ये 68 का आपका ऑप्शन बी कर्नाटका जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, 2022 के राष्ट्रमंडल खेलों में टीम इंडिया के ध्वजावाहक के रूप में किसे चुना गया। तो ये पीवी सिंधु को चुना गया। 2022 में जो राष्ट्रमंडल खेल हुआ था उसके टीम इंडिया के ध्वजवाहक के रूप में पीवी सिंधु को चुना गया था। आगे देखिए, विश्व जनसंख्या दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। कतई जहर प्रश्न, याद रखिएगा कि विश्व जनसंख्या दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। तो ये 11 जुलाई को मनाया जाता है। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। आगे देखिए कि मिलेट की वृद्धि का मौसम लगभग कितने दिनों का होता है। तो मिलेट के मतलब बाजरा होता है। तो 71 का ऑप्शन है 40 दिन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, 72 नंबर की राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान एनडीसी यानी नेशनल डिटरमिनाइड कंट्रीब्यूशन, एनडीसी जो हाल ही में खबरों में था, किस क्षेत्र से संबंधित है। तो देखिए, एनडीसी जो है वह आपका जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। किस राज्य ने चिराग रिलीफ असिस्टेंट एंड ग्रांट, किस राज्य ने चिराग यानी चीफ मिनिस्टर इक्वल एजुकेशन रिलीफ असिस्टेंट एंड ग्रांट योजना शुरू की है। तो 73 का ऑप्शन सी हरियाणा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए कि ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम की मेजबानी प्रतिवर्ष कौन सा देश करता है। 74 का सही जवाब बता कि ईस्टर्न इकोनॉमिक्स फोरम की मेजबानी प्रतिवर्ष कौन सा देश करता है। तो ये आपका रूस करता है। आगे देखिए, भारत किस देश के सहयोग से 26 देशों के लिए साइबर सुरक्षा अभ्यास आयोजित किया है। तो ये आपका यूनाइटेड किंगडम के सहयोग से भारत जो है 26 देशों के लिए साइबर सुरक्षा अभ्यास
आयोजित किया है। 76 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए कि किस देश ने ताइवान के पास अपना अब तक का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास आयोजित किया। तो 76 का ऑप्शन भी चीन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए CSIR की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है। 77 का सही जवाब बताएं CSIR के पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है। तो 77 का सही जवाब ऑप्शन सी नल्लाथम्बी क्लाइसेल्वी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न देख लीजिए कि ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स के अनुसार कौन से भारतीय दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। तो 78 का ऑप्शन है गौतम अडानी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। भारत में राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस कब मनाया जाता है। फटाफट 79 का सही जवाब बताएं कि भारत में राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस कब मनाया जाता है। तो 79 का अगर आप ऑप्शन सी 30 अगस्त बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। भारत में राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस कब मनाया जाता है। तो 30 अगस्त को मनाया जाता है। आगे देखिए किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने देश का पहला वर्चुअल स्कूल को लॉन्च किया है। तो ये आपका नई दिल्ली है। नई दिल्ली जो है देश का पहला वर्चुअल स्कूल का जो है लॉन्च किया है। 2022 में G20 की अध्यक्षता किस देश के पास है। तो आप सभी जानते हैं G20 की जो अध्यक्षता करने वाला है 2022 में जो अध्यक्षता किया वो आपका इंडोनेशिया था। आगे बताइए कि बड़े राज्यों की श्रेणी के तहत सर्वेक्षण ग्रामीण 2022 पुरस्कार में कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा। तो 82 का ऑप्शन है तेलंगाना बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए कि मेडिसिन या फिजियोलॉजी 2022 का नोबेल पुरस्कार किसने जीता था। तो 83 का ऑप्शन सी सवंत पाम्बो हो जाएंगे। आगे देखिए भारतीय वायुसेना में शामिल किए गए पहले मेड इन इंडिया लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर LCH का नाम क्या है। तो इसका जो नाम है प्रचंड है। आगे देखिए सर्वेक्षण पुरस्कार 2022 में किस शहर ने अपना पहला स्थान हासिल किया है। तो ये आपका इंदौर हो जाएगा क्योंकि इंदौर बिल्कुल राइट आंसर है। आगे देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में मल्लिकार्जुन खड़गे को चुना गया। राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया जाता है। तो आप सभी जानते हैं चौधरी चरण सिंह के जन्म दिवस के अवसर पर किसान दिवस मनाया जाता है। 23 दिसंबर को हर साल किसान दिवस जो है मनाया जाता है। तो 23 दिसंबर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए भारत सरकार ने हाल ही में नेजल कोविड वैक्सीन के रूप में किस कंपनी की वैक्सीन की मंजूरी दी है। तो ये जो वैक्सीन है ये आपका भारत बायोटेक का है। आगे देखिए ब्लॉकबस्टर फिल्म RRR ब्लॉकबस्टर फिल्म RRR का सॉन्ग नाटू नाटू ऑस्कर 2023 के लिए शॉर्टलिस्ट हुआ है। इस सॉन्ग के कंपोजर कौन है। तो इस सॉन्ग के जो कंपोजर हैं वो आपका MM कीरावानी है और मिल भी गया ऑस्कर अवार्ड। आगे देखिए किसने हाल ही में भारत का पहला गैस प्राइस इंडेक्स लॉन्च किया है। तो गैस प्राइस इंडेक्स किसने लॉन्च किया है। तो ये आपका IGX ने लॉन्च किया है। आगे देखिए ज्योतिरादित्य सिंधिया ने देश के पहले ग्रीन स्टील ब्रांड को लॉन्च किया। इसका नाम क्या है। तो इसका नाम जो है कल्याणी श्रेष्ठा है। आगे देखिए NAAC द्वारा A ग्रेड प्राप्त करने वाला भारत का एकमात्र विश्वविद्यालय कौन सा है। तो ये जो विश्वविद्यालय है गुरु नानक देव विश्वविद्यालय है। आगे देखिए स्वतंत्रता से पूर्व बिहार के पहले गवर्नर कौन थे। तो आज़ादी के पहले बिहार के जो पहले गवर्नर थे वह आपका सर जेम्स डेविड शिफ्टन थे। मंदार हिल किस जिले में स्थित है। मंदार हिल जो है गया में है। गया से जितने भी बच्चे होंगे उनको मालूम होगा। कितने लोग गया से हैं बताएं। और गया में मंदार हिल है, गए हैं कि नहीं घूमने बताएं। तो 94 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। वाल्मीकि नगर रामायण सर्किट किस जिले में स्थित है। तो वाल्मीकि नगर रामायण सर्किट जो है पश्चिमी चंपारण में है। तो पश्चिम चंपारण से कितने बच्चे हैं हाथ उठाएंगे। आगे देखें निम्न में कौन बिहारी में निर्मित प्रथम भोजपुरी फिल्म है। तो बिहारी में निर्मित प्रथम भोजपुरी फिल्म जो है गंगा मैया तो है पियरी चढ़ाइबो। देखे हैं कि नहीं फिल्म बहुत अच्छा है कि गंगा मैया तो है पियरी चढ़ाइबो। ये भोजपुरी में निर्मित पहला फिल्म है। आगे देखिए गंडक नदी बिहार के किस जिले में सबसे पहले प्रवेश करती है। तो अगर आप नेपाल के सटले हैं जैसे पश्चिमी चंपारण तो ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
बिहार विधानसभा के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो आप सभी जानते हैं कि अवध बिहारी चौधरी को बिहार विधानसभा के नए अध्यक्ष बनाया गया है। बिहार में कितने वर्षों में 160 पर्यटन स्थल को विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है? तो ये 3 वर्षों में, लेकिन होने वाला नहीं है। आगे देखिए, बिहार राज्य का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क किस जिले में बना है? तो 100 का सही जवाब बताएं। तो 100 का ये होमवर्क का क्वेश्चन है, आपको होमवर्क में करके आना है कि बिहार राज्य का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क किस जिले में बना है। ये होमवर्क का क्वेश्चन है और आपको होमवर्क करके आना है। अभी तक हम लोगों ने 100 क्वेश्चन किया, 100 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कुछ क्वेश्चन धुंधला दिखाई दे रहा था, लेकिन क्या कीजिएगा, मैनेज करना पड़ता है। और हमारा ये छोटा सा प्रयास आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएं। जय हिंद, जय भारत।